एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपने भारतीय संविधान की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम संविधान की पृष्ठभूमि और संविधान सभा का निर्माण के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं कि आखिर हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं कि आखिर वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण कि भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान इतना विस्तृत संविधान है और यह ना ही नम्य है और ना ही हम कह सकते हैं कि अनम्य संविधान है। तो आज पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं और यही विशेषताएं जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा वो विशेषताएं आगे जाकर के आपको हम कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज मिलेगी। जैसे मौलिक अधिकार का है तो वो पूरा टॉपिक मिलेगा, फिर नीति निर्देशक तत्व का है तो वो पूरा टॉपिक मिलेगा। तो इसके द्वारा हम मतलब बोल सकते हैं कि संविधान की जो भी विशेषताएं हैं वो संविधान के आंतरिक जो हम कह सकते हैं कि आंतरिक संविधान है या संविधान का अंतिम आंतरिक भाग है उसकी एक हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट लाइन टाइप की है कि मतलब पहले आपको बता दिया गया है कि संविधान के अंदर आपको ये पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है लिखित एवं निर्मित। लिखित एवं विस्तृत संविधान। समझते चलिएगा कि लिखित एवं विस्तृत संविधान क्या है। देखिए संविधान जो है उनको दो वर्गों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि संविधान या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का है और एक होता है अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का है। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अब विस्तृत संविधान पर आते हैं। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था प्रारंभ में तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद मिलाकर मतलब मूल अनुच्छेद जो है वो तो 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो सब क्लॉज आ गए हैं मतलब जैसे 15 का ए, 15 का बी या 16 का ए, 16 का बी, तो पूरे अनुच्छेदों को मिला दिया जाए तो कुल अनुच्छेद 465 हो जाते हैं। 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेकंड हेडिंग पर या सेकंड विशेषता पर। तो यह नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इसको समझते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है वह ना तो कठोर है और ना ही हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लचीला संविधान है। यह नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। और भारत के संविधान में जो हम कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन करने के लिए है वो दो अनुबंध दिए गए हैं, जिससे पता चलता है हमें कि भारत का संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण होता है। जैसे कठोर संविधान जो होता है तो उसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर होती है, मतलब उसमें साधारणतया संशोधन नहीं होते हैं। और जो लचीला संविधान होता है उसमें हम कह सकते हैं कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कमजोर होती है, जिससे आसानी से संविधान में संशोधन हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मतलब नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, इसलिए ना हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर है और ना ही भारत का संविधान लचीला है। तो अब वो दो उपबंध देख लेते हैं कि कौन कौन से वो दो उपबंध है जिनके द्वारा भारत के संविधान में संशोधन हो सकते हैं। तो पहला जो उपबंध है, इसके द्वारा भारतीय संसद को विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करने की हम कह सकते हैं कि आज्ञा दी गई है। जैसे संविधान में संशोधन करने की। अब ये विशेष बहुमत क्या है? तो देखिए, विशेष बहुमत होता है कि दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने के जो दोनों सदनों में जो उपस्थित एवं मतदान कर सदस्य करते हैं उनका 2/3, जो कि दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या की 50% से ज्यादा हो। मतलब हम कह सकते हैं कि जो विशेष बहुमत होता है वह होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, मतलब जो उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं तो उनका 2/3, और जो दोनों सदन हैं उन सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक हो। इसके बाद हम नेक्स्ट विशेषता पर चलते हैं। सॉरी, यहां पर मैंने दोनों सदन बोल दिया था, यहां पर प्रत्येक सदन है, आप थोड़ी देख लेना। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या की 50% से ज्यादा हो। इसके बाद जो नेक्स्ट अनुबंध है उस पर चलते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि यह जो उपबंध है इसके द्वारा भारतीय संसद को हम कह सकते हैं कि यहां पर हम देखिए दूसरा उपबंध जो है वह है कि संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत एवं जो
हम कहते हैं कि भारतीय संघ में राज्य हैं वो उन राज्यों के आधे से अधिक राज्य, मतलब आधे से अधिक राज्य अनुमोदन कर दें, मतलब आधे से अधिक राज्य अपनी सहमति व्यक्त कर दें, आधे से अधिक राज्य अपनी सहमति व्यक्त कर दें, तो हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन हो जाएगा। जैसे संसद का विशेष बहुमत और जो कुल, जैसे हम कहें कि भारतीय अभी संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 14 से अधिक राज्य किसी भी संविधान संशोधन पर अपनी सहमति व्यक्त कर दें तो वह संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी अगली विशेषता पर चलते हैं, तो देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है। तो इसके बाद हम जो हमारी अगली विशेषता है वह है एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था, मतलब भारत में संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है और लेकिन वह एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के, जैसे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अनेक लक्षण विद्यमान हैं। जैसे अब हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, और लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो ये जो भी लक्षण है वह एक संघीय सरकार के होते हैं, मतलब वहां पर 2 सरकारें होती हैं, लिखित संविधान होता है, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जैसे हमारे यहाँ है कि लोकसभा और राज्यसभा, और फिर केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध होता है, तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। इसका संसद और हम कह सकते हैं कि जैसे विधायिका और कार्यपालिका से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अब देखते हैं कि एकात्मकता की ओर कैसे यह झुकी हुई है। तो कुछ विशेषताएं हैं जो हमें स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि यह एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। जैसे एक संविधान, पूरे भारत का एक ही संविधान है। फिर एकल नागरिकता, अमेरिका में वहां पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, मतलब एक पूरे यूनाइटेड स्टेट की होती है और एक उस राज्य की होती है जिस राज्य में व्यक्ति निवास करता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। फिर इसके बाद जो तीसरी विशेषता है, हम कहते हैं कि तीसरी जो विशेषता है वह है कि केंद्र द्वारा
राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फिर अगली देखते हैं, तो अगली है अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो है वो पूरे भारत के लिए होती है। मतलब आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि और एक लास्ट में रह गई थोड़ी, एक सशक्त केंद्र। तो हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं हैं जो हम मतलब बताती हैं कि संघीय व्यवस्था है जो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। इसके बाद अपनी फिर देखिए जो आगे है, इसके बाद फिर भी हम कहा जाता है कि निश्चित तौर पर ही कहा जाता है कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जैसे अनुच्छेद 1 के अनुसार इसे राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। इसके द्वारा देखिए दो बातें क्लियर होती हैं। कौन कौन सी बातें? दो बातें क्लियर होती हैं कि मतलब भारतीय संघ राज्यों की स्वीकृति का परिणाम नहीं है, स्वीकृति का परिणाम नहीं है। जैसा कि मतलब अमेरिकी संघ है, वहां पर राज्यों की सहमति के द्वारा ही अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ है। और इसके द्वारा जो दूसरी बात स्पष्ट होती है वह है कि राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। मतलब राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो यह दो हम कह सकते हैं कि दो बातें इस राज्यों का संघ से क्लियर होती हैं। इसके बाद हम अपनी अगली विशेषता पर चलते हैं जी। तो इसके बाद हम अपनी अगली विशेषता पर चलते हैं कि भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है। तो अगली विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप। देखिए भारत ने भी ब्रिटेन की तरह अपने यहाँ सरकार में संसदीय स्वरूप को अपनाया है। तो इस संसदीय स्वरूप की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखिए इस संसदीय स्वरूप में हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का उल्लेख है या वर्णन किया गया है। जैसे हमारे यहाँ नाममात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका जो है वह प्रधानमंत्री है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का संचालन किया गया है, इसकी जो अगली विशेषता है। और उसके अलावा जो है वह है कि जो हमारी हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जैसे सरकार जो है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। और इसके अलावा निचला सदन जो है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा या विधानसभा, उसका गठन भी होता है। तो यह सरकार का संसदीय स्वरूप है और इसकी ये विशेषताएं हैं। फिर इसके आगे चलते हैं तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। मतलब हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। उसका हम विधायिका एवं
कार्यपालिका से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और इसके जो सर्वोच्च हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर है वह है सर्वोच्च न्यायालय, जिसके निर्णय संपूर्ण देश में मान्य होते हैं। फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर होते, उसके नीचे आते हैं तो अधीनस्थ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। फिर उसके नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इसमें जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय आ जाते हैं। तो यह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब जो हमारी न्यायपालिका है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके बाद आ जाते हैं मौलिक अधिकार पर। तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मौलिक अधिकार भी है। इनका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और हमें वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें हम समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में अभी हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे, मतलब आगे इनका एक सीधा टॉपिक ही आएगा मौलिक अधिकार। तो उनमें सभी मौलिक अधिकारों को विस्तार के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का भी एक अलग लेक्चर है, तो उसे भी देख लेंगे। फिर यहाँ पर एक 1980 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था, मतलब केस होते थे, जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स मामला। जितने भी मैं आपको ये मामले बताऊं या केस बताऊं, इनको आपको याद रखना है, ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ही भारतीय संविधान, हम कहते हैं कि भारतीय संविधान की नींव, मतलब 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में एक निर्णय आया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों पर ही भारतीय संविधान की नींव रखी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। उनकी मतलब जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को ही भारतीय संविधान की नींव के रूप में माना गया है या रखा गया है, तो आपको लगाना है 1980 मिनर्वा मिल्स मामला। इसके बाद हम अपनी अगली नेक्स्ट विशेषता पर चलते हैं, तो देखते हैं कि नेक्स्ट विशेषता क्या थी जी। तो अब इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वह है मौलिक कर्तव्य। देखिए
मौलिक कर्तव्य का जो है वह मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। मैं कह रहा हूं मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और इसकी अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इनकी जो अनुशंसा है वह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, या हम कहते हैं कि सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद आते हैं कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य। तो देखिए भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वह है एक धर्म निरपेक्ष राज्य, मतलब भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत जो देश है उसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यहाँ के नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है और उसे मान सकता है, तथा इस आधार पर राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं। क्लियर? यह थी संविधान की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता। फिर इसके बाद जो अगली विशेषता है वह है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि वह व्यक्ति, वह नागरिक जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। और जन्म लिंग और जन्म लिंग, जन्म स्थान, भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, इस आधार पर इस वयस्क मताधिकार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब कि 18 वर्ष की आयु जो भी भारतीय नागरिक पूर्ण कर लेता है उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। 1989 में, ये देखिए 1989 में 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, यह डेट है, यह सन है, और यह 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है कि 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी। फिर इसके बाद है एकल नागरिकता। जो हमारी अगली विशेषता है वह एकल नागरिकता है। देखिए जो अमेरिकी संघ है उसमें 2 प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। एक पूरे अमेरिका संघ की नागरिकता वहां के नागरिक को दी जाती है, और एक नागरिकता उस राज्य की दी जाती है जिस राज्य में वह निवास करता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम तो भारतीय हैं, मतलब हम ये तो कहते नहीं है कि हम पहले ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे भारतीय हैं, फिर बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूं, लेकिन हम सीधा कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो यहाँ पर एकल नागरिकता, एक ही प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वह है आपातकालीन उपबंध। तो यह आपातकालीन उपबंध 3 है। जैसे एक है
पहला जो आपातकालीन उपबंध है वह है युद्ध, बाह्य आक्रमण युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के द्वारा देश में अशांति होने पर यह आपातकाल लगाया जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में किया गया है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार के हैं, जैसे पहला जो है वह है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख होगा किया गया है और जब युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के द्वारा देश में अशांति फैल जाती है तो इस प्रकार का आपातकाल पूरे राष्ट्र में लगाया जाता है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इसके बाद हम अपनी सेकंड आपातकाल पर चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आपातकाल है वह है राज्यों में आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति शासन। देखिए इसका उल्लेख जो है वह 356 में किया गया है। जब राज्यों के संवैधानिक तंत्र समाप्त हो जाएं, जब राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएं, तो राज्यों में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, लगाया जा सकता है। और इसके लिए एक 365 आर्टिकल भी है, 365 नंबर का अनुच्छेद है। इसके द्वारा जब जैसे केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम कहते हैं कि इस प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मतलब जैसे केंद्र के द्वारा किसी भी प्रकार के निर्देश दिए और राज्यों ने उनका पालन नहीं किया तो राष्ट्रपति शासन या राज्यों में आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है। और यह जो पॉइंट लिखा है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 365 में। इसके बाद जो वित्तीय आपातकाल है वह उसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। जब हम कहते हैं कि भारत की वित्तीय साख पर खतरा होता है, जैसे वित्तीय साख पर जब खतरा होता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय साख पर खतरा हो तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। यह सौभाग्य की बात है और भगवान करे, ईश्वर करे कि कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल न लगाया जाए। तो यह थी हमारी संविधान की सभी महत्वपूर्ण जितनी भी हैं विशेषताएं। आप घबराइए मत,
इन्हीं विशेषताओं को आगे आपको चैप्टर के रूप में पढ़ना है। जैसे मौलिक अधिकार है तो उनका एक अलग चैप्टर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका एक अलग चैप्टर है, ये आपातकाल है जो इनका एक अलग चैप्टर है। तो इन्हीं विशेषताओं को आपको अब बड़े बड़े चैप्टरों के रूप में पढ़ना है। तो आप इसे आराम से पढ़िएगा और इसके एमसीक्यू हल कीजिएगा। इसके बाद की जो अगली वीडियो अगले लेक्चर में इसकी आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। टेक केयर, गुड डे।